तुमने कभी नोटिस किया होगा घर में जैसे ही कोई फंक्शन आता है तो सब लोग एकदम सीरियस हो जाते हैं। सब बैठ के प्लानिंग करने लगते हैं कि कौन खाना बनाएगा, कौन बाहर का काम करेगा और कौन मेहमानों को हैंडल करेगा। क्योंकि सबको पता होता है कि अगर ये डिसाइड नहीं हुआ तो पूरा फंक्शन खराब हो जाएगा। सब लोग बिजी होंगे पर काम प्रॉपरली नहीं होगा। अब यही चीज़ें कंपनी में भी होती है। कंपनी में भी बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन अगर सही काम सही इंसान को नहीं दिया गया तो काम खराब हो जाता है और परफॉर्मेंस गिर जाती है। इसलिए मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है जिसे हम स्टाफिंग कहते हैं। इसका सिंपल सा मतलब होता है राइट पर्सन को राइट जॉब देना एट द राइट टाइम। तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब एकदम ठीक हो गए। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th के चैप्टर नंबर 6 को कवर करने वाले हैं जिसका नाम है स्टाफिंग। ये चैप्टर बहुत ज्यादा स्कोरिंग है तो इस चैप्टर को हम फटाफट से वन शॉट में कवर करेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो सबसे पहले हम टेबल ऑफ कंटेंट यानी इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे मीनिंग ऑफ स्टाफिंग। फिर हम कवर करेंगे स्टाफिंग के इंपॉर्टेंस को यानी इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। तीसरा हम कवर करेंगे स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। चौथा हम कवर करेंगे स्टाफिंग के प्रोसेस। पांचवा कवर करेंगे रिक्रूटमेंट। छठा कवर करेंगे सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट यानी कितने सोर्सेज होते हैं, जिसके अंदर दो सोर्सेज आते हैं, इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज। सातवां हम कवर करेंगे सिलेक्शन। आठवां हम कवर करेंगे सिलेक्शन के प्रोसेस। नौवां हम कवर करेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। 10वां हम कवर करेंगे मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। मतलब इसके अंदर भी दो टाइप्स आते हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो देखो ये चैप्टर बड़ा है लेकिन हम फटाफट से इसको वन शॉट में कोशिश करेंगे कवर करने की। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टाफिंग का मतलब समझ लेते हैं यानी मीनिंग ऑफ स्टाफिंग। तो स्टाफिंग का मतलब होता है किसी भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के लिए सही लोग ढूंढना, उन्हें सही जगह पे रखना और सही टाइम पे काम पे लगाना ताकि पूरा बिजनेस स्मूथली चलता रहे। देखो जब भी कोई बिजनेस या कंपनी चलती है तो उस कंपनी में काम करने के लिए लोगों की ज़रूरत होती है। अब ये लोग कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे और कौन सा काम करेंगे, ये सब डिसाइड करना स्टाफिंग कहलाता है। आप एग्जाम में ऐसे लिख सकते हो कि स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द राइट पीपल, प्लेसिंग देम ऑन द राइट जॉब्स, ट्रेनिंग देम एंड कीपिंग देम सेटिस्फाइड सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन कैन वर्क प्रॉपरली। तो अभी तक हमने स्टाफिंग के मतलब को समझा। अब बारी है स्टाफिंग के इम्पोर्टेंस को समझने की कि आखिरकार स्टाफिंग हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों होती है, हमारे लिए यानी कंपनी के लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों होती है। तो चलो एक एक करके उसको भी हम समझ लेते हैं। जिसमें पहला है फिलिंग द रोल्स बाय ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पोजीशन खाली है उन्हें सही और काबिल लोगों से भरा जाए। सिर्फ कोई भी बंदा उठा के रख लिया और सोचा वो कोई भी काम कर लेगा तो ये सही नहीं है। उस काम के लायक इंसान होना चाहिए जिसके पास सही नॉलेज और स्किल हो, क्योंकि जब सही लोग होंगे तभी काम सही होगा, कंपनी का गोल पूरा होगा, गलतियां कम होंगी और कंपनी आगे बढ़ेगी। दूसरा है प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो इंसान जिस काम में अच्छा हो उसे वही काम दिया जाए। कंपनी में बहुत सारे अलग अलग काम होते हैं और हर काम के लिए अलग अलग स्किल ट्रायलिंग होती है। स्टाफिंग इंश्योर करती है कि हर एम्प्लॉय को उस काम पे लगाया जाए जिसमें उसके स्किल और क्वालिफिकेशन हो। तीसरा है ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज। इमेजिन करो तुम्हारा एक छोटा सा पौधा है, अगर तुम उसे रोज पानी दो, धूप दो तो वो धीरे धीरे एक बड़ा पेड़ बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही जब कंपनी में सही लोग काम करते हैं तो कंपनी भी धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। ज्यादा पैसे आते हैं, ज्यादा लोग जुड़ते हैं, नई नई जगह कंपनी खुलती है। अगर सही लोग नहीं होंगे तो कंपनी छोटी की छोटी रह जाएगी या बंद हो जाएगी। चौथा है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। इस इंपॉर्टेंस का मतलब है कि कंपनी में जो भी एम्प्लॉयज हैं उनका पूरा टैलेंट और टाइम सही काम में लगाया जाए। ना कोई बेकार बैठे, ना किसी पे ज्यादा काम का बोझ हो। हर एम्प्लॉय अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ काम करे और कंपनी का कोई भी रिसोर्सेज वेस्ट ना हो। पांचवा है हेल्प ऑर्गेनाइजेशन कोप विद चैलेंजेस। देखो दुनिया में रोज नए नए चेंजेस आते रहते हैं, जैसे नई टेक्नोलॉजी आना, कंपटीशन का बढ़ना, मार्केट का बदलना और भी बहुत कुछ। इन सब चैलेंजेस से लड़ने के लिए कंपनी को ट्रेंड और स्मार्ट एम्प्लॉयज चाहिए होते हैं। स्टाफिंग इंश्योर करती है कि हमेशा ऐसे कैपेबल लोग कंपनी में हो जो इन मुश्किलों को समझें और उनका सही सोल्यूशन निकाल सके। जब कंपनी के पास अच्छे और अपडेटेड एम्प्लॉयज होते हैं तो कोई भी मुश्किल आए कंपनी उस पर आसानी से काबू कर लेती है और आगे बढ़ती रहती है। अगर सही लोग नहीं होंगे तो छोटी छोटी प्रॉब्लम भी कंपनी को रोक सकती है। तो बस यहीं पे हमारे इंपॉर्टेंस भी खत्म होते हैं। आई होप आपको इंपॉर्टेंस बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है स्टाफिंग एज पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट।
देखो, ये टॉपिक हमसे ये कहना चाह रहा है कि पहले के ज़माने में जब कंपनीज़ छोटी होती थी, तो मैनेजर खुद ही सब सँभाल लेता था। लोगों को ढूँढना, उन्हें काम पे लगाना, यही उनका काम था और बस इतना ही काफ़ी था। लेकिन धीरे-धीरे जब कंपनीज़ बड़ी होने लगीं, तो सिर्फ लोग रखना काफ़ी नहीं रहा। अब उन्हें सिखाना भी था, उनका ध्यान भी रखना था, उन्हें मोटिवेट भी करना था और सही सैलरी भी देनी थी। अब इतना सब कुछ एक अकेला मैनेजर नहीं कर सकता, तो इसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया, जिसका पूरा काम सिर्फ एम्प्लॉयज़ के ऊपर ध्यान देना था और उसी डिपार्टमेंट को हम एचआरएम यानी ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट कहते हैं। अब ये एचआरएम डिपार्टमेंट एम्प्लॉय के कंपनी में आने से लेकर जाने तक हर चीज़ें संभालते हैं, रिक्रूटमेंट से लेकर ट्रेनिंग तक, सैलरी से लेकर प्रमोशन तक, सब कुछ। और इसी को हम एचआरएम डिपार्टमेंट कहते हैं। और बस ये टॉपिक यही कहना चाह रहा था कि जब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो गई, तो उसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया, ताकि हम उस डिपार्टमेंट में सिर्फ एम्प्लॉयज़ के ऊपर ध्यान दें। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है स्टाफिंग प्रोसेस। तो इसमें हम ये देखेंगे कि स्टाफिंग में कितने स्टेप्स होते हैं, जिसको हम एक एक करके समझेंगे। तो चलो सबसे पहले स्टेप से शुरू करते हैं, जिसका नाम है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। ये स्टाफिंग का सबसे पहला स्टेप है, जिसमें कंपनी ये पता करती है कि उसे कितने लोगों की ज़रूरत है, कैसे लोगों की ज़रूरत है और कब ज़रूरत है। ये अंदाज़ा लगाने के लिए 3 चीज़ें देखी जाती है। पहला, वर्कलोड एनालिसिस। पहले देखा जाता है कि कंपनी में कितना काम है और उस काम को करने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, वर्कफोर्स एनालिसिस। फिर देखा जाता है कि कंपनी में अभी कितने लोग हैं और वो काफी हैं या नहीं। तीसरा, कंपैरिजन। इसमें दोनों को मिलाकर कंपेयर किया जाता है कि अगर लोग कम हैं तो और हायर करो, अगर ज्यादा हैं तो उन्हें ट्रांसफर या रिमूव करो। दूसरा स्टेप है रिक्रूटमेंट। जब कंपनी को पता चल जाता है कि कितने लोगों की ज़रूरत है, तो अगला स्टेप है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कैंडिडेट्स को कंपनी की तरफ अट्रैक्ट करना और उन्हें अप्लाई करने के लिए इनकरेज करना। ये 2 तरीके के होते हैं। पहला, इंटरनल रिक्रूटमेंट। इसका मतलब है कि कंपनी अपनी ज़रूरत को अंदर से ही पूरा करती है, यानी ऑलरेडी काम कर रहे एम्प्लॉय को प्रमोट करके या ट्रांसफ़र करके उस खाली जगह पर रख दिया जाता है। ये तरीका सस्ता और फास्ट होता है। दूसरा तरीका है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। जब कंपनी की जरूरत अंदर से पूरी नहीं होती, तो बाहर से नए कैंडिडेट्स ढूंढे जाते हैं। इसके लिए न्यूज़पेपर, इंटरनेट या फैक्ट्री गेट पर एडवर्टाइजमेंट लगाई जाती है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई कर सकें। तीसरा है सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट के बाद बहुत सारे कैंडिडेट्स आ जाते हैं, अब उसमें से सबसे बेस्ट और सूटेबल कैंडिडेट चुनना होता है। यही होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है, जिसमें कैंडिडेट को कई स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, जैसे रिटन टेस्ट, इंटरव्यू, बैकग्राउंड चेक। इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे। जो कैंडिडेट ये सब सक्सेसफुली पास कर लेता है, उसे अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है, जो एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें जॉब की सारी टर्म्स और कंडीशन लिखी होती है। चौथा है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। सिलेक्शन के बाद अगले 2 काम होते हैं, पहला प्लेसमेंट और दूसरा ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट में क्या होता है कि जिस कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, उसे उसी पोस्ट पे रखा जाता है जिसके लिए उसने अप्लाई किया था। उसे ऑफिशियली अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है और उस खाली जगह पे बैठा दिया जाता है। दूसरा है ओरिएंटेशन। इसमें क्या होता है कि नए एम्प्लॉय को कंपनी के बारे में सब कुछ बताया जाता है, जैसे कंपनी के रूल्स और पॉलिसीज क्या हैं, उनके साथ कौन कौन लोग काम करते हैं, कंपनी का काम करने का तरीका क्या है। ये इसलिए किया जाता है ताकि नया एम्प्लॉय जल्दी से एडजस्ट हो सके और बिना किसी कंफ्यूजन के अपना काम शुरू कर सके। छठा है परफॉर्मेंस अप्रेजल। ट्रेनिंग के बाद ये देखना जरूरी होता है कि एम्प्लॉय ने कितना अच्छा काम किया। यही होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। इसका मतलब है एम्प्लॉय के काम को एक स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करके इवैल्यूएट करना कि वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। इसमें ये सब देखा जाता है, जैसे एम्प्लॉय कितना काम किया है, काम कितनी क्वालिटी का था, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितने अच्छे से निभा रहा है और उसकी जॉब सेटिस्फैक्शन कैसी है। ये इवैल्यूएशन करके सुपीरियर एक फीडबैक रिपोर्ट तैयार करता है और वो रिपोर्ट एम्प्लॉय को बता दी जाती है, ताकि उसे पता चले कि वो कहाँ अच्छा कर रहा है और कहाँ सुधार की जरूरत है। 7वां है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद जब ये पता चल जाता है कि एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो अगला स्टेप होता है प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। प्रमोशन का मतलब होता है जो एम्प्लॉय अपना काम अच्छे से कर रहा है, उसे हायर पोस्ट पर मूव किया जाता है, जिसमें ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़्यादा सैलरी और ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है।
दूसरा है करियर प्लानिंग। करियर प्लानिंग का मतलब है एम्प्लॉय के फ्यूचर को प्लान करना। मतलब कंपनी ये सोचती है कि इस एम्प्लॉय को आगे कहाँ तक ले जाना है, उसे कौन सी स्किल और डेवलप करनी चाहिए और वो कितना और ग्रो कर सकता है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे एम्प्लॉय मोटिवेट रहते हैं और वो ज़्यादा मेहनत करते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। आठवां है कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब है एम्प्लॉय ने जो काम किया है उसके बदले उसे सही पैसा और बेनिफिट देना। सिर्फ सैलरी ही नहीं बल्कि बहुत कुछ उसमें आता है, जैसे बोनस, मेडिकल फैसिलिटी, इंश्योरेंस वगैरह। कंपनसेशन दो तरीके से दिया जाता है, पहला टाइम बेस्ड और दूसरा परफॉर्मेंस बेस्ड। टाइम बेस्ड में एम्प्लॉय को काम किए गए टाइम के हिसाब से पेमेंट दी जाती है, चाहे वो डेली हो, वीकली हो या मंथली हो। परफॉर्मेंस बेस्ड में एम्प्लॉय को उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से पेमेंट दी जाती है, यानी जितना अच्छा काम करेगा उतना ज़्यादा पेमेंट मिलेगा। इसमें बोनस, कमीशन वगैरह भी शामिल होता है। पांचवा स्टेप है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट स्टाफिंग प्रोसेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिसमें एम्प्लॉयज़ को उनके काम के लिए रेडी किया जाता है। ट्रेनिंग का मतलब है एम्प्लॉयज़ को उनके प्रेजेंट जॉब के लिए सिखाना, ताकि वो अपना काम एफिशिएंटली और करेक्टली कर सकें। और डेवलपमेंट का मतलब होता है एम्प्लॉयज़ की ओवरऑल ग्रोथ करना, जिससे वो फ्यूचर में हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बेटर पोजिशंस के लिए प्रिपेयर्ड हो जाए। इस स्टेप का मेन एम होता है एम्प्लॉयज़ के स्किल्स और नॉलेज को इम्प्रूव करना। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरह, जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ स्टाफिंग, जिसके अंदर तीन सोर्सेज आते हैं। पहला रिक्रूटमेंट, दूसरा सिलेक्शन और तीसरा ट्रेनिंग। तो चलो इसको भी अब एक एक करके समझ लेते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं रिक्रूटमेंट से। सबसे पहले हम समझेंगे कि रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है। तो रिक्रूटमेंट का मतलब होता है लोगों को जॉब के लिए ढूंढना और उन्हें अप्लाई करने के लिए इन्वाइट करना, ताकि कंपनी को सही कैंडिडेट मिल सके। अब इस रिक्रूटमेंट के दो सोर्सेज होते हैं। पहला इंटरनल रिक्रूटमेंट, जिसमें कंपनी अपने ही एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय में से किसी को सेलेक्ट करती है, यानी इसमें बाहर से नए लोग हायर नहीं किए जाते हैं, कंपनी के अंदर से ही एम्प्लॉयज को सिलेक्ट किया जाता है। अब इस इंटरनल रिक्रूटमेंट के दो मेन मेथड्स होते हैं, पहला ट्रांसफर और दूसरा प्रमोशन। ट्रांसफर का मतलब होता है एम्प्लॉयज को सेम लेवल पे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करना, इसे हम हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग भी कहते हैं। वहीं प्रमोशन का मतलब होता है एम्प्लॉय को हायर प्रमोशन पर भेजना, जिसमें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्टेटस बढ़ जाता है, इसे हम वर्टिकल शिफ्टिंग भी कहते हैं। और दूसरा सोर्स है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इसका मतलब होता है कि कंपनी बाहर से नए लोगों को हायर करती है, यानी जो लोग पहले से कंपनी का पार्ट नहीं होते उन्हें जॉब के लिए बुलाया जाता है। अब एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के मेथड्स को देख लेते हैं, जिसमें पहला है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जिसमें कंपनी डायरेक्टली गेट या ऑफिस पर आने वाले कैंडिडेट को सेलेक्ट करती है। दूसरा है कैजुअल कॉलर्स, जिसमें लोग खुद जॉब के लिए आते हैं और अपना नाम रजिस्टर करते हैं, उन्हें फ्यूचर वैकेंसीज के लिए कंसिडर किया जाता है। तीसरा है एडवर्टाइजमेंट, जिसमें कंपनी न्यूज़पेपर, मैगजीन या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जॉब इंफॉर्मेशन देती है। चौथा है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जिसमें रजिस्टर्ड जॉब सीकर के लिस्ट से कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाते हैं। चौथा है प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, जिसमें एजेंसी कंपनीज के लिए सुटेबल कैंडिडेट ढूंढने में हेल्प करती है। पांचवा है कैंपस रिक्रूटमेंट, जिसमें कंपनीज कॉलेज में जाकर स्टूडेंट्स को डायरेक्टली हायर करती है। सातवां है रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज, जिसमें एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज अपने नोन लोगों को जॉब के लिए सजेस्ट करते हैं। आठवां है लेबर कंस्ट्रक्टर, जिसमें कंस्ट्रक्टर के थ्रू लेबर या वर्कर्स को हायर किया जाता है। नौवां है एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविजन, जिसमें टीवी के थ्रू जॉब वैकेंसीज का प्रमोशन किया जाता है। और 10वां है वेब पब्लिशिंग, जिसमें कंपनी अपनी वेबसाइट या जॉब पोर्टल्स पर वैकेंसीज पोस्ट करती हैं। इस तरह रिक्रूटमेंट के थ्रू कंपनीज अलग अलग सोर्सेज और मेथड का यूज करके राइट पर्सन को राइट जॉब के लिए सेलेक्ट करती हैं। अब हम बढ़ते हैं स्टाफिंग के दूसरे एलिमेंट की तरफ, जिसका नाम है सिलेक्शन। तो सबसे पहले हम इसका मतलब समझ लेते हैं कि आखिरकार सिलेक्शन का मतलब क्या होता है। तो देखो, जब किसी कंपनी में कोई भी जॉब खाली होती है तो बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। अब कंपनी को डिसाइड करना होता है कि कौन सा सबसे सूटेबल है उस जॉब को करने के लिए। तो जो प्रोसेस है सही कैंडिडेट को चुनने की, उसे हम सिलेक्शन कहते हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में समझो तो सिलेक्शन का मतलब होता है सबसे प्रॉमिसिंग और सूटेबल कैंडिडेट को चूज करना, जो उस वेकेंट पोजीशन को फिल कर सके। अब इसके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, मतलब टोटल 8 प्रोसेस होते हैं। तो चलो इसको भी हम एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहला स्टेप है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग।
ये सबसे पहला स्टेप है। इसमें कंपनी एप्लीकेशन को देख के उन कैंडिडेट्स को हटा देती है जो क्वालिफाइड नहीं है या जो जॉब के लिए फिट नहीं है। ये सारी इंफॉर्मेशन उनको एप्लीकेशन फॉर्म से मिलती है। दूसरा स्टेप है सिलेक्शन टेस्ट। इसमें कंपनी एक रिटन टेस्ट कंडक्ट करती है। इसके थ्रू कंपनी कैंडिडेट की कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज को मेजर करती है, जैसे उनकी एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी। अब इस सिलेक्शन टेस्ट में कई तरह के टेस्ट होते हैं। जिसमें पहला है इंटेलिजेंस टेस्ट। ये एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। इससे कैंडिडेट का आईक्यू मेजर किया जाता है। सीधा बोलो तो इससे पता चलता है कि बंदा डिसीजंस और जजमेंट्स कितने अच्छी तरह से ले सकता है। दूसरा है एप्टीट्यूड टेस्ट। ये टेस्ट इसीलिए होता है ताकि पता चले कि कैंडिडेट में नई चीजें सीखने की कितनी पोटेंशियल है, वो नए स्किल्स कितनी जल्दी सीख सकता है, नए मेथड्स को कितनी जल्दी अपना सकता है। ये सब इस टेस्ट से पता चलता है। बेसिकली फ्यूचर में कैसे परफॉर्म करेगा ये जानने के लिए ये टेस्ट होता है। तीसरा है पर्सनालिटी टेस्ट। ये टेस्ट कैंडिडेट की पर्सनालिटी जानने के लिए होता है। इसमें कैंडिडेट के इमोशंस, रिएक्शंस, वैल्यूज और मोटिवेशन लेवल को चेक किया जाता है। ये सब साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू होता है। चौथा है ट्रेड टेस्ट। ये टेस्ट कैंडिडेट की एग्जिस्टिंग स्किल्स चेक करने के लिए होता है। मतलब जो स्किल अभी उस कैंडिडेट के पास है उनका लेवल कितना है, उसके प्रोफेशन में नॉलेज और टेक्निकल ट्रेनिंग कितनी है, ये इस टेस्ट से पता चलता है। पांचवा है इंटरेस्ट टेस्ट। ये टेस्ट इसीलिए होता है ताकि पता चले कि कैंडिडेट को कौन सा टाइप का काम पसंद है, क्योंकि हर इंसान का इंटरेस्ट अलग होता है। किसी को एक फील्ड पसंद आती है, किसी को दूसरी। तो इस टेस्ट से कैंडिडेट के इंटरेस्ट का पैटर्न समझ आता है। अब तीसरा स्टेप है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। ये एक फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन होती है कैंडिडेट और एक्सपर्ट्स के बीच में। एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स होता है जो कैंडिडेट से क्वेश्चन पूछता है प्रोफेशनल नॉलेज से रिलेटेड। इंटरव्यू का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि रिटन टेस्ट में सिर्फ नॉलेज चेक होती है, लेकिन इंटरव्यू में आप कैंडिडेट का कॉन्फिडेंस लेवल भी देख सकते हो। साथ ही कैंडिडेट को भी मौका मिलता है अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए, जैसे सैलरी, वर्किंग कंडीशन, पोस्टिंग वगैरह। चौथा है चेकिंग रेफरेंस एंड बैकग्राउंड। जब कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म भरता है तो उसमें 2 रेफरेंस के नाम लिखने होते हैं। अगर कैंडिडेट इंटरव्यू पास कर लेता है तो कंपनी इन रेफरेंस से कॉन्ट्रैक्ट करती है और कैंडिडेट की पर्सनल कैरेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन वेरीफाई करती है। बेसिकली कैंडिडेट में जो इन्फॉर्मेशन दी है उसे क्रॉस चेक किया जाता है। पांचवा है सिलेक्शन डिसीजंस। जो कैंडिडेट टेस्ट, इंटरव्यू और रेफरेंस चेक तीनों पास कर लेते हैं उन्हें एक सिलेक्शन लिस्ट में डाला जाता है। अब इसमें से मैनेजर डिसाइड करता है कि कौन सबसे सूटेबल कैंडिडेट है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कंसर्न मैनेजर की राय को प्रायोरिटी दी जाती है, जो कि वो ही उस कैंडिडेट के साथ काम करेगा। छठा स्टेप है मेडिकल एग्जामिनेशन। सिलेक्ट होने के बाद अपॉइंटमेंट लेटर मिलने से पहले कैंडिडेट को मेडिकल फिटनेस टेस्ट के लिए भेजा जाता है। जो कैंडिडेट मेडिकल टेस्ट क्लियर कर लेता है उन्हें जॉब ऑफर लेटर मिलता है। सातवां स्टेप है जॉब ऑफर। जो कैंडिडेट मेडिकल टेस्ट पास कर लेता है उन्हें एक ऑफिशियल लेटर मिलता है जिसमें ज्वाइनिंग डेट, जॉब के टर्म्स एंड कंडीशन सब मेंशन होते हैं। कैंडिडेट को ज्वाइन करने के लिए एक रीजनेबल टाइम दिया जाता है। आठवां स्टेप है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब कैंडिडेट जॉब ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। इसमें एम्प्लॉयर और कैंडिडेट दोनों अपने अपने डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज करते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट की ऑफिशियल एग्रीमेंट होती है। तो बस यहीं पे हमारा स्टाफिंग का दूसरा एलिमेंट भी खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं स्टाफिंग के तीसरे एलिमेंट की तरफ, जिसका नाम है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले हम समझेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं ट्रेनिंग के मतलब से। तो देखो, ट्रेनिंग का मतलब है एम्प्लॉयज को वो रिक्वायर्ड स्किल देना जिससे वो अपनी जॉब सही तरीके से परफॉर्म कर सके। जब कोई नया एम्प्लॉय आता है तो उसे उस काम के लिए तैयार किया जाता है और इसी को हम ट्रेनिंग कहते हैं। अब डेवलपमेंट क्या होता है? तो डेवलपमेंट एम्प्लॉय की ओवरऑल ग्रोथ के बारे में होता है, पर्सनल भी और प्रोफेशनल भी। और एक इम्पॉर्टेंट बात, डेवलपमेंट ट्रेनिंग से बहुत ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट है। ट्रेनिंग तो डेवलपमेंट का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा है सिस्टमैटिक लर्निंग। ट्रेनिंग एक सिस्टमैटिक तरीके से लर्निंग कराता है। एक ट्रेन एम्प्लॉय अनट्रेन एम्प्लॉय के मुकाबले में अपना काम बहुत जल्दी सीख जाता है। इसका सीधा फ़ायदा ये होता है कि रिसोर्सेज बेस्ड नहीं होते और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। दूसरा फ़ायदा है एनहांस एम्प्लॉयज प्रोडक्टिविटी।
ट्रेन्ड एम्प्लॉयज़ की प्रोडक्टिविटी हमेशा बेटर होती है, क्वांटिटी में भी और क्वालिटी में भी। जब क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों अच्छी हों, तो नेचुरली कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ जाता है। तीसरा फायदा है इम्प्रूव मोराल ऑफ एम्प्लॉयज़। ट्रेनिंग से एम्प्लॉयज़ का मोराल यानी उनका हौसला और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जब एम्प्लॉय अपने काम में कॉन्फिडेंट होते हैं, तो एब्सेंटिज्म कम होती है और एम्प्लॉय टर्नओवर भी कम होता है, यानी लोग कंपनी छोड़कर नहीं जाते। अब बात करते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से एम्प्लॉयज़ को पर्सनली क्या-क्या फायदे होते हैं। तो इसमें पहला फायदा है बेटर करियर ऑप्शंस। जब ट्रेनिंग की वजह से एम्प्लॉय की स्किल और नॉलेज इंप्रूव होती है, तो उसके लिए करियर का बहुत बेहतर ऑप्शन खुल जाता है। दूसरा फायदा है अर्निंग मोर। जब एम्प्लॉय एफिशिएंटली परफॉर्म करते हैं, तो इसका सीधा असर उनकी इनकम पर पड़ता है, वो पहले से ज्यादा कमा सकते हैं। तीसरा है बूस्टिंग ऑफ द मोरल ऑफ द एम्प्लॉय। जब एम्प्लॉय को अच्छा इन्वॉल्वमेंट, रिस्पेक्ट और सपोर्ट मिलता है, तो उनका मन काम करने में ज्यादा लगता है। इससे उन्हें अपनी जॉब इम्पोर्टेंट लगती है और वो खुशी से काम करते हैं। मोरल हाई होने से एम्प्लॉय पॉजिटिव फील करते हैं और अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। तो बस यहीं पे हमारे स्टाफिंग के तीनों एलिमेंट्स खत्म होते हैं। आई होप आपको ये तीनों एलिमेंट्स अच्छे से समझ आ गए होगा। अब हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। तो चलो इसको भी हम एक एक करके समझ लेते हैं। तो देखो, ट्रेनिंग के दो मेथड होते हैं, पहला ऑन द जॉब ट्रेनिंग और दूसरा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है कि एम्प्लॉय को काम सिखाया जाता है डायरेक्टली वर्क प्लेस पर, यानी रियल जॉब करते हुए। इसमें एम्प्लॉय अपने सीनियर या सुपरवाइजर के गाइडेंस में काम करता है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस सीखता है। ये मेथड ज़्यादा इफेक्टिव होता है क्योंकि लर्निंग और वर्किंग साथ साथ होती है। वहीं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में क्या होता है कि एम्प्लॉय को ट्रेनिंग वर्क प्लेस के बाहर दी जाती है। इसमें थियोरेटिकल नॉलेज और कॉन्सेप्ट समझाए जाते हैं बिना रियल जॉब प्रेशर के। ये मेथड नॉलेज बिल्ड करने और स्किल इम्प्रूव करने के लिए यूज होता है। तो बस इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। ये चैप्टर बहुत बड़ा था, इसलिए मुझे 2-3 दिन और लगता है इस वीडियो को एडिट करने में। लेकिन कल आपका एग्ज़ाम था और आप लोगों ने इस चैप्टर के लिए डिमांड की थी, तो मैंने आप लोगों के लिए जल्दी वीडियो अपलोड कर दी। इस वीडियो के लिए थोड़ी और एडिटिंग चाहिए थी, बट मैं इतनी जल्दी इस वीडियो को अच्छे से एडिट नहीं कर पाई। बट एक्सप्लेनेशन में कोई दिक्कत नहीं है और कहीं-कहीं पे वॉइस में भी इश्यू आई है वीडियो में, क्योंकि पता नहीं है कि वॉइस चेंजर भी सही से काम नहीं कर रहा था। कोई बात नहीं, अब आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना और ऑल द बेस्ट आपके बिजनेस स्टडीज़ के एग्ज़ाम के लिए। अच्छे से पेपर देकर आना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय।